कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र में हम लोग कंपनी के वित्तीय विवरण का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का अध्ययन किया था। आज हम लोग 6, 7, 8 और 9 को देखेंगे। 6 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि कंपनी के चिट्ठे के संपत्ति भाग के गैर चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत उप शीर्षकों के नाम लिखिए। मतलब गैर चालू संपत्ति जो मुख्य शीर्षक है उसके उप शीर्षक क्या क्या होते हैं, तो इसको हम लोग को लिखना है। तो ये आप लोग को फिर वहीं मिलेगा, इसलिए मैं बार बार बोलूँगा आप लोग चिट्ठे का अध्ययन अच्छे से करें, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर यहीं पे मिलेंगे। ये देखिए, यही पेज नंबर 598 में आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है संपत्ति साइड में गैर चालू संपत्ति, और इसके क्या क्या उपशीर्षक हैं ये लाइन से लिखा हुआ है। ये पूरी लाइन से इनको हम लोग को लिख देना है। इसको ऐसा लिखेंगे हम लोग, मैं आप लोग को एक करके दिखा दे रहा हूँ। गैर चालू, इसको ऐसा लिख दीजिए, संपत्तियाँ। अब उसके अंतर्गत जैसा लिखा हुआ है इसमें वैसे ही लिख देना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है स्थायी संपत्ति, फिर मूर्त, इसके अंतर्गत जो आते हैं मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, पूंजीगत कार्य जो प्रगति में है, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। ये है मुख्य उपशीर्षक। उसके बाद बी है गैर चालू निवेश, सी है स्थगित तथा परिसंपत्तियाँ, स्थगित कर परिसंपत्तियाँ, डी है दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम, और ई है अन्य गैर चालू संपत्तियाँ। तो इस भाग को जैसा लिखा है एज इट इज़ ही हमको अपने उत्तर में लिख देना है। तो ये आप लोग के लिए बहुत आसान है इसको लिखना, आप लोग देख के इसको लिख सकते हैं। पेज नंबर 598 में लिखा हुआ है, 598 में। तो इसको आप लोग देख कर लिख लें बिल्कुल अच्छी रीति से। फिर इसी के अनुसार ही है क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे के मुख्य शीर्षक संपत्ति भाग के स्थायी संपत्तियों के उपशीर्षक लिखिए। तो स्थायी संपत्ति कौन कौन सी हैं? ये है स्थायी संपत्ति, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी संपत्तियां हैं उप शीर्षकों को लिखना है। तो इसके अंतर्गत आने वाली 4 चीज़ें हैं। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, मैं लिख के बता देता हूँ। इसके अंतर्गत पहला आता है स्थायी परिसंपत्तियाँ। अब इसके अंतर्गत क्या क्या उपशीर्षक आता है ये लिखना है हमको। पहला है मूर्त परिसंपत्तियाँ, दूसरा आता है अमूर्त परिसंपत्तियाँ, तीसरा आएगा विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ, और चौथा 4 आते हैं इसमें पूंजीगत कार्य जो प्रगति में है। तो इस प्रकार से हमको ये प्रश्न दिया हुआ था
कि संपत्तियों के अंतर्गत जो स्थायी संपत्ति, इसके उप शीर्षक कौन कौन से हैं, तो इन चारों को हमको लिखना होगा। उसके बाद एक और प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न। कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 के अनुसार कंपनी के चिट्ठे के मुख्य शीर्षक संपत्ति भाग के चालू संपत्ति के उपशीर्षक लिखिए। चालू संपत्ति देखिए हमको यहाँ मिल रहा है, तो हमको इसको लिखना है चालू संपत्ति, और इसके जो उपशीर्षक हैं उसको लिखना है। इसके उपशीर्षक क्या क्या हैं? चालू निवेश है, स्कंध है, व्यापार प्राप्य है, ट्रेड रिसीवेबल जिसको बोलते हैं, नगद एवं नगद तुल्य है, फिर अल्पकालीन ऋण और अग्रिम है, अन्य चालू परिसंपत्तियां हैं। तो हमको लाइन से इनको लिख देना है अपने प्रश्नों के उत्तर में। तो इसलिए आप लोग को चिट्ठे को याद करना पड़ेगा, इसके शीर्षक और उपशीर्षकों को, तभी जाके इस चैप्टर के सवाल बनेंगे। बिल्कुल याद करना ही होगा, और मैं इस चीज़ को बार बार बोलूँगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग 9वां, और अब तो आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को बना लिए हैं। 9वां प्रश्न में इस प्रकार लिखा है, कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 3 के भाग के अनुसार कंपनी के चिट्ठे के निम्न मदों को उनके शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए। जैसे कि हम लोगों ने 3, 4 और 5 में बनाया था, वैसे ही हम लोग कॉलम बना लेंगे, और मैं इसको आप लोग को एक होमवर्क दूंगा। इसका जो मुख्य शीर्षक है वो मैं आप लोग को बता दूंगा, और उप मुख्य शीर्षक आपको खोज के लिखना है। नहीं मिलेगा तो फिर मैं अगले जो क्लास लगेगी हमारी उसमें मैं समझाऊंगा। जैसे जो बंधक ऋण है, इसका मुख्य शीर्षक होगा गैर चालू दायित्व। गैर चालू दायित्व अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको। उसके बाद पेटेंट्स जो है वो संपत्ति होती है, और इसको बोलते हैं हम लोग गैर चालू संपत्ति। विनियोग भी संपत्ति है, ये भी आएगा। यदि 12 महीने से ज़्यादा का है तो ये भी गैर चालू संपत्ति में आएगा। 12 महीने से कम का है तो ये चालू संपत्ति में आएगा, विनियोग। सामान्य संचय हम लोग तीसरे प्रश्न में पढ़े थे। सामान्य संचय आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, या इसको हिंदी में बोलते हैं अंशधारियों का कोष। प्राप्य बिल हम लोग जानते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, और कैसी संपत्ति है, चूंकि 12 माह से कम अवधि का होता है इसलिए इसको हम लोग चालू संपत्ति के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद है 10% ऋण पत्र। चूंकि ये दायित्व है, दायित्व पक्ष में आता है, तो ये समता और दायित्व के अंतर्गत अलग से इसका उपशीर्षक बनता है। तो इसको आप लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग में खोजेंगे तो ये मिल जाएगा आप लोग को। दायित्व तरफ समता एवं दायित्व मुख्य शीर्षक मिलेगा, उसके अंतर्गत उपशीर्षक मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण में ये आपको मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? चालू संपत्ति में। सामान्य संचय कहाँ मिलेगा? अंशधारियों के कोष में। ये किस में मिलेगा? विनियोग। 12 महीने से ज़्यादा की अवधि मान के चलेंगे तो ये हमको गैर चालू संपत्ति में मिलेगा, जैसे पेटेंट्स था। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम लोग बनाएंगे, और बहुत सरल प्रश्न इसमें से आते हैं। और आप लोगों को और एक चीज़ ध्यान में रखना है, यहाँ कुछ अंतर दिए हुए हैं, उसको आप लोग ज़रूर से याद कर लें। संचय और प्रावधान और आयोजन में इस अंतर को कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको 5 पॉइंट लिखकर याद भी कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा।